Very good morning, my dear students. Students, in our previous lecture, we discussed celestial bodies, what is universe, what is astronomy. Also, we have discussed about the night sky कि night के time पे sky किस तरह से दिखता है और उस पर क्या क्या कौन कौन सी celestial bodies हमें देखने को मिलती हैं. ठीक है. Today we are going to discuss why are stars not visible during डे टाइम. बच्चों, आपके मन में सवाल आता होगा ना कि स्टार्स कहाँ चले जाते हैं. रात को तो हमें बिल्कुल क्लियरली दिखाई देते हैं, अगर क्लाउड्स ना हो तो इतने ब्राइट स्टार्स दिखाई देते हैं. फिर वो दिन को कहाँ चले जाते हैं. During daytime, the light from the sun is so strong that it suppresses the light coming from the stars and hence they are not visible to us. तो बच्चों, जो स्टार्स होते हैं वो कहीं नहीं जाते हैं, स्टार्स वहीं रहते हैं. बस डे टाइम पे क्या होता है कि जो सन की लाइट होती है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि जो स्टार्स से लाइट आ रही होती है वो सप्रेस हो जाती है. यानी कि जो तारों की रोशनी होती है वो सूरज की रोशनी से दब जाती है और हमें स्टार्स नहीं दिखाई देते हैं. तो बच्चों, अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा ना कि क्यों हमें दिन के समय पे स्टार्स नहीं दिखाई देते हैं. क्योंकि जो सूरज की रोशनी होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है एज़ कम्पेयर टू तारों की रोशनी से. ठीक है. नेक्स्ट, हाउ डू द स्टार्स एमिट लाइट. अब ये सवाल भी उठता है मन में कि स्टार्स ठीक है, तारों की रोशनी तो होती है, लेकिन वो लाइट एमिट करते कैसे हैं. ये लाइट जो है स्टार्स की वो कैसे एमिट होती है, यानी कि जो तारे हैं उनकी रोशनी कैसे निकलती है. ऑल स्टार्स आर जायंट बॉल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड दिस इंक्लूड्स आवर सन विच इज़ मीडियम स्टार. तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्टार्स क्या हैं, जायंट बॉल्स हैं हाइड्रोजन गैस के. जायंट बॉल्स यानी कि एक ह्यूज बॉल्स हैं, बड़ी बड़ी बॉल्स हैं हाइड्रोजन गैस की. और ये जो हाइड्रोजन गैस होती है आपको पता है सन में भी होती है. ठीक है. एट द कोर होता है सेंटर. सेंटर में, स्टार के सेंटर में क्या होता है, ऑफ दिस जायंट हाइड्रोजन क्लाउड द टेम्परेचर इज फ्रॉम 2 मिलियन टू 5 मिलियन डिग्री सेल्सियस. तो जो स्टार के सेंटर में यानी कि कोर में जो टेम्परेचर होता है वो 2 मिलियन से लेके 5 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक होता है. आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मिलियन की बात की जा रही है, मिलियंस में बात की जा रही है, तो कितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है. एट सच हाई टेम्परेचर द हाइड्रोजन गैस फ्यूजिस जॉइंट्स और मेल्ट्स. और इतने ज़्यादा हाई टेम्परेचर में जो हाइड्रोजन गैस होती है स्टार्स के कोर में वो फ्यूज़ करती है यानी कि जॉइन करती है या फिर मेल्ट करती है टू फॉर्म अ हैवियर गैस. हाइड्रोजन से हैवियर गैस कौन सी है, हीलियम. हैवियर गैस बनाती है हीलियम विद द लिबरेशन. और जब हीलियम प्रोड्यूस करती है तो उसके साथ साथ किसकी लिबरेशन होती है, हीट एंड लाइट एनर्जी की. ठीक है. जब स्टार्स में जो हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होती है वो फ्यूज़ करती है तो वो हैवियर गैस हीलियम बनाती है विद द लिबरेशन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी. दस इट इज़ द फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन गैस विद इन द कोर ऑफ स्टार विच एमिट्स लाइट एनर्जी. और ये जो फ्यूजन होती है हाइड्रोजन गैस की स्टार की कोर में, इसकी वजह से जो है लाइट एनर्जी अमिट होती है. ठीक है. अब समझ में आ गया स्टार्स जो है लाइट एनर्जी कैसे अमिट करते हैं, कैसे स्टार्स रोशनी निकालते हैं. कैसे निकालते हैं बच्चों, जब हाइड्रोजन गैस फ्यूज़ करती है तो वो हीलियम गैस फॉर्म करती है और विद द लिबरेशन ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी. और ये जो लाइट एनर्जी है यही जो है रोशनी हम तक पहुंचती है और हम स्टार्स को देख पाते हैं. ठीक है. नाउ द सन. अब हम किसके बारे में बात करेंगे, सन के बारे में. ठीक है. द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम द अर्थ. जो सन है वो नियरेस्ट सबसे पास वाला स्टार है अर्थ से. ठीक है. आवर सन इज़ अ मीडियम ऑर्डर स्टार इन टर्म्स ऑफ इट्स मास एंड ब्राइटनेस. और बच्चों, जो सन का मास एंड उसकी ब्राइटनेस है वो मीडियम है. यू मे वंडर एज टू वाई द सन डज नॉट अपेयर लाइक द अदर स्टार्स और वाई डज इट अपेयर बिगर एंड हॉटर देन अदर स्टार्स इन द स्काई. अच्छा बच्चों, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सन है वो भी क्या है, एक स्टार है. क्यों है स्टार, क्योंकि उसकी खुद की लाइट है. वो भी कैसे लाइट एमिट करता है, हाइड्रोजन गैस से. ठीक है.
जैसे कि आपको पता है सन के अंदर भी क्या होती है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, सेम वे में जैसे अभी मैंने आपको स्टार्स का बताया, तो इसलिए सन भी जो है एक स्टार है और ये नियरेस्ट स्टार है। लेकिन आपके मन में ये सवाल आता होगा कि बाकी स्टार्स तो बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं और जो सन है वो बहुत ही ज़्यादा ही गर्म है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है और दिखने में भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। क्यों? दिस इज़ बिकॉज द सन इज़ वेरी क्लोज टू द अर्थ एज़ कम्पेयर टू अदर स्टार्स। ऐसा इसीलिए बच्चों क्योंकि जो सन है वो बहुत ज़्यादा क्लोज है अर्थ के एज़ कम्पेयर टू बाकी स्टार्स के कंपैरिजन में। जो सन है वो बहुत ज़्यादा क्लोज है अर्थ के। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज़ 150 मिलियन किलोमीटर्स। और बच्चों जो सन का एवरेज डिस्टेंस है अर्थ से वो कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर। यानी कि जो सन है वो धरती से कितनी दूरी पे है? 150 मिलियन किलोमीटर्स के। Whereas the distance of the nearest star after sun from the earth, Alpha Centauri, is 4067800 मिलियन किलोमीटर्स। यानी कि 4,678,000 मिलियन किलोमीटर्स। तो आप इस वैल्यू से ही पता लगा सकते हो कि जो स्टार है, इवन कि ये डिस्टेंस किसका बताया है कि जो सबसे नियरेस्ट स्टार है ना अर्थ के, सन के बाद जो दूसरा नियरेस्ट स्टार है अर्थ के वो है अल्फा सेंचुरी और उसका डिस्टेंस ही इतना ज़्यादा है। तो आप अब अंदाज़ा लगा सकते हो बच्चों कि बाकी स्टार्स कितनी ज़्यादा दूर होंगे। जब डिस्टेंस इतना दूर है तो उनका साइज़ हमें कितना ही दिखेगा बच्चों। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए एरोप्लेन। एरोप्लेन को आप जब पास से देखते हो तो उसका साइज़ कितना बड़ा होता है, लेकिन जब वो ऊपर से फ्लाई करता हुआ जाता है तो तब आपको उतना बड़ा दिखाई देता है जितना वो पास से दिखाई देता है। और भी बाकी चीज़ों में कोई भी चीज़ ले लीजिए आप, जब आप किसी चीज़ को दूर से देखते हो तो वो साइज़ में बिल्कुल छोटी सी दिखती है, लेकिन जब वही चीज़ पास जाके देखते हो आप तो उसका साइज़ बिगड़ नज़र आता है। ठीक है, तो सेम केस है इसमें भी। जो सन है वो अर्थ के पास है, इसीलिए हमें उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। लेकिन जो बाकी स्टार्स हैं वो सारे बहुत बहुत ज़्यादा दूर हैं हमारी अर्थ से, इसीलिए वो हमें बिल्कुल छोटे छोटे दिखाई देते हैं। It is an account of these enormous distance that stars appear very small and appear to have much less heat and light as compared to the sun. तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों जो स्टार्स हैं वो सन के कंपैरिजन में एक तो हमें छोटे दिखाई देते हैं और जो हीट एंड लाइट है वो भी कम प्रोड्यूस करते तो वो ज़्यादा ही है, लेकिन हम तक जो है कम पहुंचती है। जैसे अगर सन क्या है, वो भी ह्यूज बॉल ऑफ फायर है, जो स्टार्स हैं वो भी वैसे ही हैं, जायंट बॉल्स ऑफ फायर या हाइड्रोजन गैस कुछ भी कहें हम तो। लेकिन सन की हीट जो है अर्थ तक बहुत ज़्यादा पहुंचती है और स्टार्स की इतनी हीट नहीं पहुंचती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर है हमारी अर्थ से। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ बिग इज़ द सन एज़ कम्पेयर टू द अर्थ। अब हम ये जानेंगे कि जो सन है वो अर्थ से कितना बड़ा है। ठीक है, यानी कि सन और अर्थ का कंपैरिजन करेंगे। द डायमीटर ऑफ द सन इज़ 14 लाख किलोमीटर अप्रॉक्स। अप्रॉक्स का मतलब यानी कि बच्चों अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दी गई है कि अप्रॉक्सीमेटली सन का डायमीटर कितना है? 14 लाख। अच्छा, डायमीटर क्या होता है बच्चों? ये सन है, ये जो है ये क्या है? सन का डायमीटर। ठीक है, तो सन का डायमीटर कितना है अप्रॉक्सीमेटली? 14 लाख किलोमीटर। द डायमीटर इज 109 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द अर्थ। और ये जो डायमीटर है वो 109 टाइम्स अर्थ के डायमीटर से ज़्यादा है। ठीक है, द सन इज अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख टाइम्स हैवियर देन द अर्थ। और जो सन है वो अर्थ से लगभग 3 लाख गुना ज़्यादा हैवियर है। 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 लाख गुना टाइम्स जो है हैवियर है अर्थ से। सो सोच सकते हो बच्चों कि सन कितना ज़्यादा बड़ा है अर्थ से। ठीक है,
नाउ व्हाट आर यूनिट्स ऑफ मेजरिंग द डिस्टेंस ऑफ स्टार्स फ्रॉम द अर्थ। अच्छा, हमने ये तो बात कर ली कि स्टार्स जो हैं वो अर्थ से बहुत दूर हैं और उनका इतना डिस्टेंस, जैसे अल्फ़ा सेंचुरी स्टार का हमने डिस्टेंस देखा, लेकिन अब हम बात करेंगे यूनिट्स कौन सी यूज़ करते हैं हम डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। ठीक है, स्टार्स का डिस्टेंस अर्थ से मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट्स यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टार्स आर सो फार अवे फ्रॉम द अर्थ दैट इवन द लाइट विच ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 5 kilometer per second takes million of years to reach on the earth. Thus the distance of the stars are measured in light years. ठीक है, तो बच्चों जो स्टार्स हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, बहुत बहुत ज़्यादा दूर हैं और इनकी जो लाइट है ना, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, कितनी है स्पीड ऑफ लाइट की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है बच्चों, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, जिसे हम 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड में जो है इतनी लाइट, इतनी स्पीड से जो लाइट है वो ट्रैवल करती है। उसके बावजूद में देखो ना कितनी ज़्यादा स्पीड है, लेकिन उसके बावजूद जो स्टार्स की लाइट है ना वो मिलियन ऑफ ईयर्स ले लेती है अर्थ तक पहुंचने के लिए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतनी स्पीड होने के बावजूद अगर मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएं अर्थ पे पहुंचने के लिए स्टार्स की लाइट, तो स्टार्स कितने ज़्यादा दूर होंगे हमसे। दस इसीलिए इनका जो डिस्टेंस है, स्टार्स का डिस्टेंस है, वो किस में मेजर किया जाता है, लाइट ईयर्स में। ठीक है, अब लाइट ईयर्स क्या होते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों अब देखो हम लाइट ईयर कैसे निकालते हैं, हम इसे जानेंगे। व्हाट इज़ अ लाइट ईयर, कैसे निकाला जाता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लाइट ईयर को। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट एट ए स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मैंने अभी आपको बताया जो लाइट ट्रैवल करती है वो किस स्पीड से करती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। यानी कि वो डिस्टेंस जो लाइट ने ट्रैवल किया एट ए स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इन 1 ईयर, उसे हम कहते हैं लाइट ईयर। ठीक है, ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज ना, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाई 365 डेज, स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाई 365 डेज। अब स्पीड ऑफ लाइट मैंने अभी आपको बताया कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड एंड 365 डेज। अब डेज में अब एक दिन का हम निकालेंगे, 365 तो यही है ना। अब एक दिन में बच्चों कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। 24 आवर्स तो होते हैं। फिर 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। एंड देन 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स। तो इन सभी वैल्यूज़ को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी ये वैल्यू निकलती है। तो 1 लाइट ईयर जो है किसके इक्वल होता है, 9.46 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 12 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, याद रखना 1 लाइट ईयर किसके इक्वल होता है, 9.46 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 12 किलोमीटर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ ए लाइट मिनट। अब लाइट मिनट क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट एट ए स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर इन 1 मिनट। 1 लाइट ईयर हमने समझ लिया कि जब जो लाइट जो है किस डिस्टेंस से ट्रैवल कर रही है एट ए स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इन 1 ईयर, वो हो गया लाइट ईयर। लाइट मिनट क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रैवल बाय ए लाइट एट ए स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इन 1 मिनट। यानी कि लाइट किस डिस्टेंस से ट्रैवल कर रही है एट ए स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इन 1 मिनट, उसे हम कहते हैं लाइट मिनट। अब 1 लाइट मिनट कैसे निकालते हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाई 1 मिनट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं बच्चों, 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 लाख किलोमीटर। यानी कि हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 18 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 6 किलोमीटर। ठीक है,
तो याद रखना बच्चों, लाइट ईयर की वैल्यू क्या होती है, 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻12 किलोमीटर, एंड 1 लाइट मिनट की वैल्यू कितनी होती है, 18 मल्टीप्लाई 10⁻6 किलोमीटर. ओके. Now, how far is the nearest star Alpha Centauri from the Earth in kilometers? अब हमसे पूछा जा रहा है कि जो देखो, पहले मैंने आपको बताया था ना अल्फ़ा सेंचुरी का डिस्टेंस, तो वो मिलियन किलोमीटर्स में बताया बच्चों. अब ये हम यहाँ पे निकालेंगे कि किलोमीटर्स में कितना डिस्टेंस है अल्फ़ा सेंचुरी का फ्रॉम द अर्थ. अल्फ़ा सेंचुरी इज़ एट डिस्टेंस ऑफ 4.3 लाइट ईयर्स. यानी कि बच्चों, अगर हम अल्फ़ा सेंचुरी का डिस्टेंस लाइट ईयर्स में मेजर करें तो वो 4.3 लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पे है अर्थ से. देयरफॉर डिस्टेंस इन किलोमीटर, अगर हमें उसे इस डिस्टेंस को किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो हमें क्या करना होगा, डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 लाइट ईयर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ लाइट ईयर्स. ठीक है. सबसे पहले हमें डिस्टेंस देखना होगा 1 लाइट ईयर में. तो हमने अभी ऊपर पढ़ा कि 1 लाइट ईयर किसके इक्वल होता है, 9.46 मल्टीप्लाई 12 किलोमीटर. ठीक है. इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 4.3 लाइट ईयर्स के साथ, जो कि अल्फ़ा सेंचुरी का डिस्टेंस है. ठीक है, लाइट ईयर्स में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 40.678 मल्टीप्लाई 10⁻12 किलोमीटर्स. तो बच्चों, अल्फ़ा सेंचुरी जो हमारा नियरेस्ट स्टार है उसका डिस्टेंस अर्थ से इतना है 40.678 मल्टीप्लाई 10⁻12 किलोमीटर्स. ठीक है. नेक्स्ट बच्चों दिया गया है क्वेश्चन, वाई डू द स्टार्स अपेयर टू अस लाइक पॉइंट्स ऑब्जेक्ट. वही सेम बात पूछी गई है यहाँ पर जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाई कि जो स्टार्स हैं वो पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट्स क्यों दिखाई देते हैं, यानी कि अर्थ से जो है बहुत छोटे क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि वो बहुत दूर हैं और जो सन है वो हमारे अर्थ के पास में है. ठीक है. नेक्स्ट है, अपेयर टू बी चेंज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू स्टार्स नॉट चेंज व्हेन व्यूड फ्रॉम द अर्थ. जब हम अर्थ से देखते हैं तो जो दो स्टार्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो चेंज नहीं, उसमें हमें कोई चेंज नहीं दिखाई देती है. ऐसा क्यों? स्टार्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर एट अ वेरी हाई स्पीड. हाउएवर व्हेन व्यूड फ्रॉम द अर्थ द डिस्टेंस बिटवीन दैम डज नॉट सीम टू चेंज because they are very far away from us. Hence any change in distance between them does not become perceptible in few hundreds of years. तो बच्चों, जो स्टार्स होते हैं ना वो एक दूसरे से बहुत ही हाई स्पीड में मूव करते हैं, एक दूसरे के अवे बहुत ही हाई स्पीड में मूव करते हैं. लेकिन अर्थ से जब हम देखते हैं उनका डिस्टेंस उन डिस्टेंस में हमें कोई चेंज नहीं दिखाई देती है, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं. और इसीलिए अगर उनके डिस्टेंस में कोई चेंज आता भी है ना तो वो यहाँ से प्रिडिक्टेबल नहीं होता है. ठीक है. हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि हाँ स्टार्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो चेंज हुआ है. ठीक. It is because the earth rotates about its north-south axis from west to east. Thus, due to relative motion, all heavenly bodies, stars, planets, moons, etc. appear to move from east to west. अच्छा बच्चों, तो ये क्यों होता है कि जो स्टार्स हैं वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ को मूव करते हुए दिखाई देते हैं हमें? ऐसा इसीलिए क्योंकि जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है. चलो मैं आपको ना इसे एज ए एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ. जब आप ट्रेन में बैठते हो या बस में बैठते हो, ठीक है, ट्रैवल करते हो, तो जो रोड साइड पे ट्रीज़ लगे हुए होते हैं, जब आपकी ट्रेन या बस जो है वो चलती है तो आपको वो ट्रीज़ मूव करते हुए दिखाई देते हैं. और वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं? जिस डायरेक्शन में आपकी ट्रेन या बस जा रही है उसके अपोजिट, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में. आप फॉरवर्ड जाते हो, वो बैकवर्ड मूव करते हुए दिखाई देते हैं. एक्चुअल में वो ट्रीज़ नहीं मूव कर रहे होते हैं, वो आपकी ट्रेन मूव कर रही होती है या बस मूव कर रही होती है, और जो ट्रीज़ हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आपको दिखाई देते हैं. सेम केस यहाँ अर्थ का भी है. जब अर्थ रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट तो जो स्टार्स हैं जो कि स्टेशनरी हैं, वो जैसे कि सन हो गया वो स्टेशनरी है ना, ये सारे जो है स्टेशनरी हैं, तो इसीलिए ये हमें क्या दिखाई देते हैं, वो वेस्ट टू उसके अपोजिट. अगर अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है तो जो स्टार्स हैं वो ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हुए दिखाई देते हैं. ठीक है.
नेक्स्ट, वाई डज द पोल स्टार पोलरिस और ध्रुव तारा नॉट चेंज इट्स पोजिशन इन द स्काई? बच्चों, जो पोल स्टार है जिसे हम पोलरिस भी कहते हैं या फिर ध्रुव तारा कहते हैं, वो अपनी पोजीशन स्काई में क्यों चेंज नहीं करता है? क्योंकि बच्चों, जो पोल स्टार है वो बिल्कुल अर्थ की एक्सिस के ऊपर, देखो जैसे ये अर्थ है ना, ये अर्थ की एक्सिस है, और जो ये अर्थ है ये अर्थ की एक्सिस है, और ये जो पोल स्टार है वो यहाँ पे लोकेटेड है। इसलिए जब अर्थ रोटेट करती है ना अपनी जगह पे, हम कहीं से भी देखें, सपोज करो आप यहाँ पे हो, आपको यहाँ से भी पोल स्टार दिखाई दे रहा है, अर्थ रोटेट हुई और आप यहाँ पहुँच गए, ठीक है, आप यहाँ से देखोगे तो पोल स्टार तो भी यहीं पे होगा, फिर आप यहाँ पहुँचे तो भी आपको पोल स्टार दिखाई देगा, फिर आप यहाँ पहुँचे तो भी आपको पोल स्टार दिखाई देगा, क्योंकि जो पोल स्टार है वो एक्सिस के बिल्कुल ऊपर है, ठीक है, और इसीलिए जो है इसकी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होती है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कॉन्स्टेलेशंस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।